जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे महान कवि जिन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से जन जन में राष्ट्रीयता का स्वर उत्पन्न कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता के भाव को जागृत कर दिया अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी सूक्तियों के माध्यम से। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ गया प्रसाद शुक्ल सनेही की, जो कि द्विवेदी युग के महानतम कवियों में से एक थे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हड़हा नामक स्थान पर। ठीक है, उन्नाव जिले के हड़हा नामक स्थान पर 1883 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था अक्सेरी लाल शुक्ल। इनके पिता का क्या नाम था? अक्सेरी लाल शुक्ल। अक्सेरी लाल शुक्ल इनके पिता का नाम था, जो कि क्या थे? स्वयं एक बहुत ही बहादुर, बलिदानी और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर के भाग लिया, जिसके कारण ये अंग्रेजी सरकार के कोपभाजन भी बने थे। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही में जो राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं इनके पिताजी का ही प्रभाव था जो इन पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी। इनकी माता का क्या नाम था? रुक्मणी देवी। और जब ये 13 वर्ष के थे तभी इनका विवाह हो गया था, और इनकी पत्नी का नाम था भिक्षुणी देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? भिक्षुणी देवी इनकी पत्नी का नाम था। अगर मैं इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करूं, तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो गांव के ही एक स्कूल में उर्दू भाषा में हुई थी, जिसके कारण ये क्या है, उर्दू के अधिकारी विद्वानों में से एक माने जाते हैं। इन्हें माध्यमिक स्कूल तक जो शिक्षा प्राप्त हुई वो उर्दू में ही प्राप्त हुई, और माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1899 ईस्वी में जब ये केवल 16 वर्ष के ही थे, उसी दौरान क्या है, ये गांव के पास एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल बरहर में 8 किलोमीटर दूर ये जाते थे, और वहाँ उस स्कूल में इन्होंने अध्यापक के रूप में नौकरी की, क्योंकि जीविका चलाने के लिए इन्हें अध्यापन कार्य जो है वो सबसे बेहतर कार्य लगता था। इन्होंने अध्यापन के व्यवसाय को ही जीवन में अपनाया, और जब काव्य लेखन की ओर ये प्रवृत्त हुए, जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस समय ये उन्नाव में हेडमास्टर के पद पर कार्य कर रहे थे, और गांधी जी के प्रभाव से ये उस हेडमास्टरी से भी इस्तीफा दे देते हैं। सिलसिलेवार ढंग से अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने 1899 ईस्वी में 1898 ईस्वी में माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास की। 1899 ईस्वी में ये फिर क्या लग गए थे, प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए। परंतु फिर 1902 ईस्वी में ये नॉर्मल की परीक्षा पास करने के लिए लखनऊ चले गए। जो आजकल बीएड या जेबीटी जिसे हम कहते हैं, उस समय उस अध्यापकीय प्रशिक्षण का नाम जो था वो नॉर्मल स्कूल
उसे नॉर्मल की परीक्षा उसे कहा जाता था। ठीक है, 1902 में वहाँ से लखनऊ से वापस आते हैं और लखनऊ में जब उस दौरान ये गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो वहाँ बहुत से कवियों से मिलने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ और इनके लेखन में बहुत सुधार आया। वहाँ से आने के पश्चात ये उन्नाव के एक स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर नियुक्त हो जाते हैं। 22 वर्षों तक अध्यापकीय कार्य करते हैं और फिर क्या है 1921 ईस्वी में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान ये क्या करते हैं, उस नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और वहाँ से इस्तीफा देने के पश्चात ये अपना पूर्ण जीवन जो है वो साहित्य सेवा में लगा देते हैं। कानपुर आ जाते हैं। कानपुर आने के पश्चात समग्र जीवन जो है वो साहित्य सेवा में लगा देते हैं, किंतु इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने कवि की अपेक्षा कवियों का, इन्होंने काव्य की अपेक्षा क्या है, कवियों का निर्माण अधिक किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके गुरु कौन थे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो इनके गुरु का नाम था लाला गिरधारी लाल। लाला गिरधारी लाल। लाला गिरधारी लाल जो थे वो इनके गांव के ही निवासी थे और ये स्वयं भी जो थे वो ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि थे और साथ में इन्हें रीति शास्त्र का भी बहुत अधिक ज्ञान था। ठीक है, तो लाला गिरधारी लाल इनके गुरु थे। अब मैं इनके उपनामों की बात करती हूँ। इन्होंने अपने जीवन में अनेक उपनामों को अपनाया। स्नेही उपनाम था। दूसरा इनका उपनाम था त्रिशूल। त्रिशूल, तरंगी, अलमस्त। इन नामों से ये क्या करते हैं, इन नामों से ये अपनी कविताएं लिखते हैं। तो ये क्या है, इनके उपनाम है, स्नेही, त्रिशूल, तरंगी और अलमस्त। कैसे किस प्रकार ये नामों का प्रयोग करते थे, प्रसंगवश ये आपको बताया जाएगा। और हाँ, ये द्विवेदी युग में क्या है, स्वच्छंद काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये द्विवेदी युग में स्वच्छंद काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार श्रीधर पाठक क्या थे, स्वच्छंद काव्य धारा के कवि थे, इसी प्रकार ये भी क्या थे, स्वच्छंद काव्य के काव्य धारा के कवि माने जाते हैं और इन्हें मंचीय कविता का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्हें मंचीय कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी इन्हें क्या संज्ञा देते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें, नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की। कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान किसने की, नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसको की, गया प्रसाद शुक्ल सनेही को। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जो थे वो पहल ब्रज भाषा में कविताएं करते थे। ब्रज भाषा में इनकी जो कविताएं हैं वो सबसे पहले रसिक मित्र एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में 1902 और 4 के बीच में इनकी जो भी कविताएं छपी वो कहाँ छपी, रसिक मित्र जो पत्रिका थी उसमें छपती है। फिर 1913 ईस्वी में
13 बहुत महत्वपूर्ण है, अंकित कर लीजिए इस बात को। वैसे तो हर पंक्ति महत्वपूर्ण है, परंतु जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालती हूँ। 1913 ईस्वी में एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, आपने सुनी भी होगी, प्रताप पत्रिका थी, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1913 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से प्रकाशित होती थी, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। और संपादक कौन थे इसके? अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो इस समय उसके संपादक थे प्रताप पत्रिका के। तो ये जो प्रताप पत्रिका थी, ये राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत जो रचनाएं होती थी उन्हें ये छापती थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही से कहा कि आप राष्ट्रीय भावों की कविताएं लिखिए, और अपनी पत्रिका में लिखने के लिए आमंत्रित किया। तो उस समय ये क्या करते थे? उस समय सरकारी अध्यापक के हेडमास्टर के तौर पर कार्यरत थे, तो अंग्रेजी सरकार का कोप भाजन ना बनना पड़े, इसलिए क्या करते हैं, अपनी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और समाज सुधार, जिसमें ये गरीबी की बात करते हैं, अस्पृश्यता की बात करते हैं, जाति प्रथा की बात, दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं, ऐसी कविताओं को ये किस नाम से लिखते हैं? ऐसी कविताओं को लिखने के लिए त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, ये देशभक्ति परक रचनाओं के लिए, ये देशभक्ति परक रचनाओं के लिए त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जब इनकी एक कविता है कृष्ण करंदन, कृष्ण करंदन इनकी कविता जब प्रताप पत्रिका में छपी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब उस कविता को पढ़ा तो इन्हें वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही से कहा कि आप पौराणिक और जो समाज सुधार के विषय हैं उन पर भी कविताएं लिखिए, और सरस्वती पत्रिकाएं, जो सरस्वती पत्रिका है उसमें अपनी कविताओं को छपने के लिए भेजिए। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या है, पौराणिक और अन्य जो परंपरागत विषय हैं उन पर लिखने के लिए प्रेरित किया। तो परंपरागत विषयों पर लिखने के लिए ये स्नेही उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये परंपरागत विषयों पर कविताएं रचने के लिए स्नेही उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है, स्नेही उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है, नंबर 1 स्नेही। त्रिशूल उपनाम बता दिया किसके लिए था, और स्नेही उपनाम किसके लिए था? परंपरागत विषयों के लिए। देशभक्ति रचनाओं के लिए किसने प्रेरित किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। परंपरागत विषयों पर कविताएं लिखने के लिए किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और तरंग और अलमस्त नाम से, तरंग और अलमस्त नाम से ये व्यंग्य परक कविताएं करते थे। व्यंग्य परक कविताएं करते थे। वैसे तो इनका जो
रचना क्लेवर है या इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं वो अधिक संख्या में नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने समय में एक मंडल का निर्माण किया, कवि मंडल का निर्माण किया, जिसे स्नेही मंडल, स्नेही स्कूल, स्नेही निकाय के नाम से जाना जाता है। और उस स्नेही मंडल के लिए फिर एक सुकवि पत्रिका का प्रकाशन करते थे। ठीक है, स्नेही मंडल के लिए क्या करते थे, ये सुकवि पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया इन्होंने 1928 में। सुकवि पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था, 1928 में। और 1951 तक यह जो पत्रिका है ये बराबर जो है वो अपनी कविताएं छापती रही। सुकवि पत्रिका के लिए जिन कवियों की कविताएं छपने के लिए आती थी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उन कविताओं का संपादन करते थे, उनकी भाषा का परिमार्जन करते थे, उनकी भाषाओं का संस्कार करते थे। जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा के परिमार्जन के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को, खड़ी बोली को प्रतिष्ठापित करने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, अगर इसी परंपरा में दूसरे किसी कवि का नाम लिया जा सकता है तो वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने स्नेही मंडल के जितने भी कवि थे उन कवियों की रचनाओं को क्या किया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, उनको कवित्व रूप, कवि रूप किसी ने अगर प्रदान किया था तो वो किया था गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर इनके विषय में लिखते भी हैं कि किताबें तैयार करने की अपेक्षा कवि तैयार करने की ओर इनका अधिक ध्यान था। किताबें तो इनके शिष्यों ने जबरदस्ती तैयार कर दी, तो किताबें नहीं लिखते थे, बल्कि क्या करते थे, ये अपने समय, अपने मंडल के जो कवि थे उनकी ही कविताओं का परिमार्जन करते थे, उन्हीं की कविताओं का भाषा संस्कार वो करते थे। किसकी भांति, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भांति। फिर भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसकी बात हम करेंगे। कृतियां, काव्य कृतियां। पहली जो इनकी काव्य कृति है जिसका नाम है प्रेम पचीसी, जिसका क्या नाम है, प्रेम पचीसी, जो कब प्रकाशित हुई, जो प्रकाशित हुई थी 1905 के आसपास, 1905 के आसपास ये रचना प्रकाशित हुई थी। ठीक है, दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है कृष्क करंदन, इसमें क्या है, ये प्रकाशित हुई थी 1916 ईस्वी में। इसमें कृष्क जीवन का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें कृष्क जीवन का मार्मिक वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें कृष्क जीवन का मार्मिक वर्णन मिलता है। प्रेम पचीसी, कृष्क क्रंदन। तीसरी थी इनकी राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय वीणा, जो कब प्रकाशित हुई, 1922 में। चौथी इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है त्रिशूल तरंग, त्रिशूल तरंग कब प्रकाशित हुई, 1919 में। पांचवी इनकी महत्वपूर्ण रचना है करुणा कादम्बनी, करुणा कादम्बनी, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1958 ईस्वी में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। और इन्होंने क्या है, इन्होंने खड़ी बोली में, इन्होंने खड़ी बोली में कवित्व और, इन्होंने खड़ी बोली में कवित्व और सवैया
छंद का प्रयोग किया। खड़ी बोली में कवित्त और सवैया छंद का प्रयोग किया, क्योंकि इन्हें पिंगल शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और क्या था, इनकी विशेषता थी कि इन्होंने ब्रज भाषा में भी कविताएं की, हिंदी भाषा में भी, खड़ी बोली में भी कविताएं की, और इन्होंने उर्दू में भी कविताएं की। और ये उर्दू बहरों का प्रयोग करने में बहुत निपुण थी। उर्दू बहरों का प्रयोग करने में निपुण थे। ठीक है, कौन? उर्दू बहर क्या होते हैं? जिस प्रकार खड़ी बोली में या हिंदी भाषा में हम विभिन्न प्रकार के छंदों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें मात्राओं के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार जो उर्दू बहर होते हैं, इसी प्रकार का ये उर्दू का एक छंद है जिसका नाम है बहर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं उनकी? एक तो मैंने भी बताया ही था शुरू में ही कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और वो क्या लिखते हैं? तू है गगन विस्तर्ण, तू है गगन विस्तर्ण, तो मैं एक तारा शूद्र हूँ, तो मैं एक तारा शूद्र हूँ। तू है गगन विस्तर्ण, तो मैं एक तारा शूद्र हूँ। तू है महान सागर अगम, तो मैं एक धारा शूद्र हूँ, तो मैं एक धारा शूद्र हूँ। तू है महानद तुल्य, तू है महानद तुल्य, तो मैं एक बूंद समान हूँ, तो मैं एक बूंद समान हूँ। तू है मनोहर गीत, तो मैं एक उसकी तान हूँ। तू है मनोहर गीत, तो मैं एक उसकी तान हूँ। तो इस प्रकार ये लिखते हैं। ठीक है, कुछ सूत्र वाक्य हैं जो इन्होंने विभिन्न पत्रों के लिए लिखे थे। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो वह भी क्या है? सूत्र वाक्य है जो इन्होंने स्वदेश पत्र के लिए लिखा था। और स्वदेश पत्र के मुख्य पृष्ठ पर ये पंक्तियां अंकित रहती थी। इसी प्रकार एक वर्तमान पत्र था, इन्होंने वर्तमान जो पत्र था उसका सूत्र वाक्य लिखा कि शानदार था भूत, शानदार था भूत, भविष्य भी महान है। शानदार था भूत, भविष्य भी महान है। अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। कितनी अच्छी बात है, देखिए, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। ठीक है, तो ये थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिनके विषय में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो आज का मेरा व्याख्यान आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।